नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी जिसपे हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों को लेकर और साथ ही साथ कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर भी, और आपका पोर्टफोलियो बिल्ड कराने की कोशिश करते हैं हमारे खास जानकारों से और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर भी चर्चा करते हैं हम उन्हीं जानकारों के साथ। आज भी हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद है, हमारे साथ फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश मैम मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे आज अलग अलग सवालों को लेकर भी, और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हमने चुना है जिसके ऊपर भी हम उनसे चर्चा करने वाले हैं और बातचीत करने वाले हैं, खास तौर से कैसे वो उस टॉपिक के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। आपका भी कोई सवाल है तो आप भी उस सवाल को भेज सकते हैं हमारे को। हमारे पास अलग अलग माध्यम है, यानी कि आप व्हाट्सएप के जरिए या फिर सोशल मीडिया के जरिए या फिर ईमेल के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ईमेल है yourmoney@nw18.com और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर है 7045220000 और उसके अलावा आप हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों हैशटैग्स के जरिए भी आप हमारे को अपना सवाल भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। प्रतिभा मैम हमारे साथ मौजूद भी हैं। प्रतिभा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो आज जो हमने टॉपिक चुना है वो टॉपिक है कंजम्पशन फंड्स। दरअसल भारत देश 140 करोड़ की आबादी का देश और हेवी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी इंडिया में चलती है। हर चीज़, हर बड़े से बड़ी जो कंपनी है वो भारत में अपना कारोबार ज़रूर विस्तार करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। चाहे वो टेस्ला हो, एप्पल हो, महंगे महंगे ब्रांड्स हो, सबको पता है कि यहाँ की स्टोरी को वो प्ले करना चाहेंगे, फूड कंजम्पशन से रिलेटेड या फिर एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग से रिलेटेड। तो ये थीम इंडिया की एक ड्राइविंग थीम है और इस थीम का बड़ा असर भी हो रहा है अलग अलग कंपनियों के ऊपर। तो पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगा इस थीम को आप कैसे रीड करते हो, कैसी स्टोरी इंडिया की स्टोरी के लिए कितनी अच्छी स्टोरी है ये कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी? कंजम्पशन फंड्स होते क्या है? देयर आर टाइप ऑफ थीमेटिक फंड जो वो उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो कंज्यूमर ओरिएंटेड होते हैं। तो कंज्यूमर ओरिएंटेड क्या हुआ? वो कंपनीज है जो कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज होते हैं, जो अपना कोई गुड्स उत्पादन करते हैं या सर्विसेज ऑफर करते हैं जो बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स यूज करते हैं। सो टिपिकली अगर हम लोग कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज की बात करेंगे तो सेक्टर्स क्या होंगे? कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स, होटल, एंटरटेनमेंट, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। जैसे आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड कि आपने बताया बहुत बड़ा हमारा पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, डेमोग्राफिकली बहुत अच्छी तरह से पॉइज्ड है हम लोग, बहुत यंग पीपल है, तो इनका डिमांड तो ग्रो होना ही है। जैसे जैसे यंग पीपल बिकम अर्निंग मेंबर्स उनका डिमांड ग्रो होगा, हमारा मिडिल क्लास भी ग्रो हो रहा है। सो अंडर दीज कंडीशंस ये जो कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज है उनका स्टॉक्स बढ़ना ही है। सो दीज कंडीशंस आर वेरी कंड्यूसिव कि कंजम्पशन फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो अगर आप कंपनीज के अगर हम सोचेंगे कि कौन से कंपनीज है ये सेक्टर्स, तो आपने बता दिया। कंपनीज बताओ, मारुति ऑटोमोबाइल्स में, नेस्ले, वर्लपूल जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, एवेन्यू सुपरमार्ट, इंडियन होटल्स, लिस्ट तो बड़ा लंबा है। और ये कंपनीज की अगर आप देखेंगे एक खासियत है कि बहुत समय से टिके रहे हैं और इनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, उनका प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। तो जायज है कि उनका उनका जब स्टॉक लेंगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा आपको रिटर्न्स मिलेगा। ये सब तो अच्छी बात हुई, लेकिन अगर एक बात का क्वेश्चन है तो ये एक टाइप का थीमेटिक फंड है। थीमेटिक फंड में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, तो इसका पोर्टफोलियो में आपका 5 से 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। बहुत हैवी इसमें आपको मतलब पोर्टफोलियो एलोकेशन नहीं देना चाहिए। ये इस एक बात और भी है कि आपका फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप फंड्स, ये भी वही कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ना इन द कंज्यूमर स्पेस। तो हालांकि थीमेटिक फंड से कम वॉलेटाइल है, मतलब बाकी कैटेगरी से कम वॉलेटाइल है, फिर भी इसमें 5 to 10% इज अ गुड इन्वेस्टमेंट टू हैव। नहीं तो प्रतिभा मैम एक बात बताएं, डायरेक्ट कंजम्पशन रिलेटेड फंड में पैसा डालना ठीक है वन, या उसको अपने पूरे पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बनाना ठीक है दो? और अगर मैं डायरेक्ट कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी को भी प्ले करना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी स्टोरी है, ना केवल रेस्टोरेंट्स बल्कि रिटेल, बल्कि कंजम्पशन, ऑटो, मेटल, सब कुछ से रिलेटेड है, इवन रियल स्टेट। सो इस साइकिल का कितना हिस्सा, एक पूरे पाई का कितना हिस्सा, अगर आप थीमेटिक का 100 का पाई बना रहे हैं तो कितना हिस्सा कंजम्पशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर जाना चाहिए हमारा? अगर आप थोड़ा कम उतार चढ़ाव चाहते हैं और अच्छा रिटर्न भी चाहते हैं, क्योंकि आप वॉलेटाइल इसलिए चुन रहे हो क्योंकि आपको पता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है, रिवॉर्ड्स भी अच्छे आएंगे, तो वॉलेटिलिटी कम चाहिए, तो ज्यादा तक हिस्सा मैं तो सोचती हूँ 45-50% से ज्यादा आप
ये ट्रेंड चूज करेंगे कंजम्पशन फंड्स, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम के साथ अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। बाकी ना एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर टाइम में परफॉर्म करता है, बाकी नहीं करता है। फार्मा का अगर आप लेंगे उसका भी सेम है। कंजम्पशन तो हमेशा चलना है, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम वो परफॉर्म ही करना है, और हर तेजी में तो पार्टिसिपेट करना ही है। सो इट्स बेटर टू हैव 50% या ऊपर इन कंजम्पशन फंड्स इन द 100% ऑफ थीमेटिक की टोटल पोर्टफोलियो का 5 से 10% इज गुड इनफ। और मतलब जो लेमैन आपको अभी सुन रहा है, जो पहली बार निवेश करना चाह रहा है, जिसको लगता है कि हाँ ये स्टोरी अच्छी बनेगी, उसको अगर निवेश शुरू करना हो तो कहाँ से शुरू करेगा वो? जो आप जैसे फंड सिलेक्ट करते हैं इस स्पेस में, जो अच्छे फंड्स हैं, कैनरा रोबेको कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड, मिराई एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड, निप्पॉन इंडिया कंजम्पशन फंड, ये बहुत अच्छे फंड्स हैं। आप अगर करना चाहते हो कंजम्पशन फंड में, ये ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो 5 to 10%, तो इनमें से कोई भी या अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दीज फंड्स आप चूज कर सकते हो। इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट। तो अलग अलग कंजम्पशन ड्रिवन फंड आपकी स्क्रीन पर हैं, जिनको आप अगर चुनना चाह रहे हो तो यहाँ पर ये नाम हो सकते हैं। इस थीम का हिस्सा आपके रिस्क रिवॉर्ड पे डिपेंड करता है, लेकिन 40 से 50% तक का हिस्सा आप एक थीम में अगर जाना चाह रहे हो तो वहां पर जा सकते हो। बट अगेन, आप कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी को प्ले करने के लिए अगर सही बेंचमार्क ढूंढ रहे हो तो ये एक पूरी तरह से थीमेटिक बेस्ड फंड है जिसमें आप जा सकते हैं। चलिए, अब ये रहा पहला हिस्सा। अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि सवाल जवाब के सिलसिले की और आपके पोर्टफोलियोज को लेकर। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद है, राजकुमार जी है बातचीत करने के लिए। राजकुमार साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार सर। सर मैंने जो 5 पोर्टफोलियो दिया हुआ है, नमस्कार तो कुमार मेरा साहब। पहला सवाल ये है कि ये क्या मेरा पोर्टफोलियो सही बना हुआ है, और अगर सही नहीं है, कुछ चेंजिंग करना है, तो पोर्टफोलियो में कौन सा फंड ऐड करना है और कौन सा निकालना है इसमें से, और कितना अमाउंट का सही रहेगा निकालना? अच्छा, आपने 30 साल में अपनी ड्यूरेशन रखी है, राइट? यस सर, सर। चलिए, तो बहुत बढ़िया कुमार साहब, 24 साल की उम्र में शुरू किया और 30 साल का होराइजन, सही समय पर सही अवधि के लिए। प्रतिभा मैम, क्या करना चाहिए? मंथली इन्वेस्टमेंट करीब 95,000 रुपए के आसपास की एसआईपी है। पोर्टफोलियो वैल्यू भी इनका रफली करीब 30 लाख के आसपास पहुंच चुका है। 30 साल के अंदर क्या एक्सपेक्टेड कॉर्पस की तरफ ये देख रहे हैं, और दूसरा, क्या कुछ पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग की जरूरत है? राजकुमार जी, आपको बहुत बधाई हो। 24 इयर्स की उम्र में आपने ना सिर्फ कॉर्पस इकट्ठा कर लिया, बहुत अच्छा रकम का एसआईपी भी कर रहे हैं। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं रियल लाइफ में हम मीट करते हैं कि इतने कम उम्र में इतना सुलझा हुआ होता है और वो अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। आपका जो पोर्टफोलियो आपने चुना है, बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अक्रॉस स्टाइल्स एंड अक्रॉस मार्केट कैप्स। तो इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, ना आपको बंद करना ना आपको स्टार्ट करना है। जहां तक कॉर्पस की बात है कि आप कितना कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो, जो आपका 30 लाख इकट्ठा हो गया, वो 30 साल में अगर 12% रिटर्न है तो 9 करोड़ बन जाएगा 30 साल में। जो आपका एसआईपी जारी है, अगर वही अमाउंट आप जारी रखोगे, आप बढ़ाओगे नहीं, तो भी आपका 33 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। 33 + 9 आपको 42 करोड़ का कॉर्पस मिलेगा 30 इयर्स बाद। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें 42 करोड़ मिल रहा है, शायद हमें कम कर देना चाहिए एसआईपी। लेकिन आप एक बात सोचो कि इन्फ्लेशन जो है 7% के हिसाब से हम इन्फ्लेशन लेते हैं, तो ये जो 42 करोड़ है उसका आज के टाइम पे 30 इयर्स बाद है ना, तो उसके आज के टाइम का वैल्यू होगा सिर्फ 5.5 करोड़। 5.5 करोड़ कम नहीं है, अच्छा खासा रकम है। लेकिन आप अपना एसआईपी कम ना करें, आपका सरप्लसेस बने रहे, और अगर हो सके तो इसको बढ़ाते रहे, क्योंकि जो 42 आज बड़ा दिख रहा है वो शायद 30 साल बाद आपको लगेगा शायद मैं और ज्यादा कर लेता तो अच्छा होता। बट एक्सीलेंट स्टार्ट। तो कुमार साहब, पहली चीज सही समय पर शुरुआत की, दूसरी चीज सही अवधि के लिए शुरुआत की, तीसरी चीज सही फंड्स का इस्तेमाल किया, अब चौथी चीज इनको बंद मत करना, कंटिन्यू करना, यही आपके लिए एक राय रखी गई है। अच्छा फंड, अच्छा कॉर्पस आप इकट्ठा कर चुके हैं, वो कैरी भी रहेगा। अब हरियाणा चलते हैं, देवव्रता साहू जी हमारे साथ मौजूद है वहां पे। साहू जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर मेरा ये फंड भेजा हूँ, 14,500 का मेरा एसआईपी चल रहा है, और फंड का डिटेल में भेजा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और इनका एजुकेशन के लिए मेरा ये एसआईपी चल रहा है, और मुझे 10 साल में लगभग 50 लाख का टारगेट है।
तो साहू साहब, ये जो 2 बच्चों की एजुकेशन की आपने बात की, इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी? 5 साल, 10 साल, 15 साल, कब चाहिए आपको? 10 साल सर, 10 साल। 10 साल में, ओके। तो प्रतिभा मैम, एग्जिस्टिंग 14,500 रुपए की एसआईपी है, 3 लाख के आसपास का इनका कॉर्पस है, 10 साल में 50 लाख का एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं। क्या ये कॉर्पस पूरा होगा? अगर मैं एज्यूम करूँ कि दोनों बच्चों को मिला के उन्होंने 50 लाख रखा है, तो क्या ये अचीव कर पाएंगे? क्या करना चाहिए ना? पहले तो हम कॉर्पस की बात करते हैं। जो आपका 3 लाख का कॉर्पस आज की तारीख में है, 10 साल में अगर 12% रिटर्न्स आप ले लेंगे तो 9.3 लाख वो बन जाएगा। और जो आपका एग्जिस्टिंग जो एसआईपी, अगर आप वही 14,500 जारी रखेंगे तो 33.4 लाख बन जाएगा 10 इयर्स के बाद। मतलब आपका टोटल कॉर्पस बना 42.67 लाख। तो थोड़ा आपको शॉर्टफॉल पड़ेगा उसमें, 7.5-8 लाख की शॉर्टफॉल पड़ेगा। इसको अगर आपको 50 लाख की जरूरत है तो आपके पास 2 विकल्प है। एक तो आप एसआईपी बढ़ा दें, 3,000 से अगर आपने एसआईपी बढ़ा दिया तो आपका 50 लाख पूरा हो जाएगा। लेकिन आमतौर पे ये करना बहुत मुश्किल होता है, ये पॉसिबल नहीं होता कि अचानक एसआईपी बढ़ा दे। तो बेटर विकल्प है कि आप अपने ये जो गोल है, ये गोल के लिए हर साल 5% से अपना एसआईपी को बढ़ाते रहे, फिर भी 50 लाख हो जाएगा। दोनों में जो आपको लगता है आसान वो कर सकते हैं। ये आपकी कॉर्पस की बात। अब रही आपकी पोर्टफोलियो की बात, तो आपने अच्छे फंड्स चुने हैं, लेकिन क्या आपका जो इंटरनेशनल एलोकेशन है काफी ज्यादा है। 14,500 में आपने 3,500 इंटरनेशनल फंड्स में डाले हैं। आईसीआईसीआई का यूएस ब्लू चिप फंड, आईसीआईसीआई नैस्डैक फंड, दोनों मिला के 3,500 है। इसके अलावा आपके पास पराग पारिक भी है, और पराग पारिक में भी इंटरनेशनल है, उसको छोड़ के भी आपका 25% है, थोड़ा ज्यादा हो गया। 10 to 15% इज गुड इनफ फॉर इंटरनेशनल फंड्स। अगर आपका गोल्स इंटरनेशनल है तो आप इंटरनेशनल का कॉर्पस एलोकेशन थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। और एक और बात है कि आज की तारीख में जो आउटलुक है वो इंडिया के लिए इंटरनेशनल से बेहतर है, आप हाल में देख ही रहे हो। इसका ये मतलब नहीं जीरो करो, 10 to 15% इज गुड। तो हमारा ये सुझाव होगा कि आप 1,500 से 2,000 रुपए का एसआईपी जो इंटरनेशनल में है उसको थोड़ा इंडिया की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, और अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स में ही कर दो। जो बाकी बचे 11,000 का जो फंड्स है वो मिड एंड स्मॉल कैप हेवी है। मतलब अगर आप फ्लेक्सी कैप का मिड एंड स्मॉल कैप पकड़ोगे और हर एक फंड में देखोगे कि कितना मिड स्मॉल कैप है, 11,000 में 60% मिड एंड स्मॉल कैप है। तो नॉर्मल हम ये सोचते हैं, एक बेंचमार्क रखते हैं, 25 to 45% मिड एंड स्मॉल कैप इज गुड इनफ। अगर आप बैलेंस्ड पोर्टफोलियो चाहते हो तो 35% इज गुड इनफ। तो ये भी हमारा सुझाव है कि मिड एंड स्मॉल कैप को थोड़ा 2,000 से कम कर ले और उसको री इन्वेस्ट करें लार्ज एंड मिड कैप या फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो में। अदरवाइज आपका फंड सिलेक्शन अच्छा है, एंड आपने भी आपके पास टाइम भी है, 10 साल है, तो आपके कॉर्पस इजीली इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो साहू साहब, आपको थोड़े से फेरबदल की बातचीत की है प्रतिभा मैम ने, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, समय दे सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, एसआईपीज़ को ऐसा स्टेप अप कीजिए, वो भी अचीव हो जाएगा, और इन बदलाव के साथ आप शायद अपना गोल अचीव करते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। प्रतिभा मैम हमारे साथ बनी हुई हैं, उनसे हम आगे बातचीत करेंगे कुछ और सवालों को लेकर और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर। हम बातचीत कर रहे हैं योर मनी में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे, जो कि आस्था थीमेटिक फंड यानी कि कंजम्पशन ड्रिवन फंड, और उसके अलावा आपके सवालों के जवाब को लेकर प्रतिभा मैम हमारे साथ बनी हुई हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। गगनदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं अब पंजाब से, जिनसे हम सवाल पूछेंगे। तो गगनदीप सर, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो सवाल बताइए, क्या है आपका? सर, मेरे को 25 लाख रुपीस लमसम डिपॉजिट करना है म्यूचुअल फंड में जी। तो कहाँ कहाँ पे मैं इसको एलोकेट करूं? और कितने सालों के लिए करना है? ये सर कम से कम 5 साल के लिए। कम से कम 5 है, राइट? गगनदीप जी, क्या आप एसआईपी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इसे, मतलब थोड़े थोड़े हिस्सों में भी, या एक ही बार में आपको करना ही करना है? लमसम के बाद मैं कुछ लगा सकता हूँ। लमसम पहले मेरे को लमसम ही लगाना है, उसके बाद फिर मैं लगाता जाऊंगा। ओके, चलिए। तो प्रतिभा मैम, लमसम में 5 साल के लिए ये 25 लाख रुपए का निवेश करना चाह रहे हैं, तो और बाद में उसमें एसआईपी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल ये 5 साल के लमसम में पैसा डालेंगे। क्या सलाह दोगे, क्या करना चाहिए ना?
आमतौर पे जब ऐसा मार्केट का तेजी रहता है, जहां रोज रोज नया नया न्यू न्यू हाइस टच किया जा रहा है, तो हम नहीं सुझाव देंगे कि आप लमसम में डालें। आपका समय अवधि जो है वो भी 5 साल ज्यादा नहीं है। अगर आप 10-15 साल के लिए रुक रहे हैं फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 5 साल के लिए अगर आप कर रहे हैं तो हमारा यही सुझाव होगा आप एसटीपी करें। एसटीपी मतलब आप अपने फंड्स को एक सोर्स फंड में डालेंगे, जो मतलब डेट फंड होगा, बिल्कुल बिना कोई रिस्क वाला फंड, और धीरे धीरे हर हफ्ते में आप उसको ट्रांसफर करते रहे। 6 महीने के अंदर आपके पूरे जो 25 लाख है वो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा इक्विटी फंड्स में। इससे बहुत बड़ा एक फायदा होगा कि अगर आप आज पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिया और ये मार्केट कंडीशंस में, और मालूम पड़ा कि 1 महीने या 2 महीने बाद करेक्शन आई 15%, 20%, ये बताना बहुत इजी है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, होने दो, 5 साल में ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर ये करेंगे आप एसटीपी के जरिए करेंगे, तो जैसे जैसे मार्केट गिरता है तो आपका हो सकता है कि ज्यादा यूनिट्स अलॉट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने 6 महीने की समय अवधि चुना हो और 6 महीने में सिर्फ ऊपर ऊपर चलता गया, लेकिन डाउन साइड प्रोटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा सुझाव रहेगा आप एसटीपी से ही करो। अब ये कहाँ पे करें ये फंड्स? तो आप लार्ज कैप का जो है, लार्ज कैप को 60% रखो, मिड कैप 25% और स्मॉल कैप 15%। ये एक बैलेंस सा पोर्टफोलियो रहता है। तो इसको, ये अगर आप इन्वेस्ट कर दिया तो इसमें आपको लगे रहना, मतलब इन्वेस्ट करे रहना, फिर 5 इयर्स के लिए टिकना इजी पड़ेगा। तो पहली चीज सर, आप एक शॉट में अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो यहाँ पर कोई भी इतनी बड़ी रकम डालना रिस्की हो सकता है। इसलिए आप थोड़े थोड़े चंक्स में पैसा डालें, ज़्यादा बेटर है, और तरीका आपको बता दिया है। फंड्स का एलोकेशन लार्ज कैप में ज़्यादा करिएगा, क्योंकि लार्ज कैप अभी वैल्यू में है, मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, तो वहाँ फिर भी थोड़ी वैल्यू आपको मिल जाएगी, उस हिसाब से आप चुनाव कर सकते हैं। एक सवाल आया है ईमेल के जरिए, हरमिंदर सिंह सर का सवाल है अंबाला से। ये 10,000 की एसआईपी को लेकर सलाह मांग रहे हैं, कितने फंड में निवेश करूं, 10 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, और अच्छे रिटर्न के फंड की सलाह दें। तो प्रतिभा मैम, अच्छे रिटर्न के फंड ये आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा फंड आगे चल के अच्छे रिटर्न देने वाला है? लेकिन फिर भी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप जो सोच सकते हैं वो बताएं, क्या करना चाहिए ना? हम सबको यही चाहिए कि सबसे अच्छा रिटर्न का फंड हो, और जब आम तौर पे लोग रिसर्च भी करते हैं तो हाल ही का रिटर्न देखते हैं कि बहुत अच्छा रिटर्न दिया है तो वो फंड्स अच्छे हैं। जैसे अभी आप स्मॉल कैप मिड कैप देखोगे, बहुत अच्छा रिटर्न है, तो आपको लगेगा इसी में करना है। हमारा सुझाव है कि आप कंसिस्टेंट रिटर्न्स देखो कि 5 साल में रोलिंग रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो कहाँ पे आपको रिटर्न्स आया है। तो हमारा फंड का जो सुझाव है, आप 5 फंड में कर सकते हो। पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप फंड 3,000 रुपया, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड में 3,000 रुपया, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप लार्ज एंड मिड कैप बोलते हैं आज की तारीख में, 2,000 रुपया, एक्सिस मिड कैप फंड 1,000 रुपया, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड 1,000 रुपया। तो अगर आप देखेंगे तो मिड और स्मॉल कैप में हमने बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं दिया, क्योंकि आपको अच्छा रिटर्न चाहिए। वो अगर आप लॉन्ग टर्म अच्छा रिटर्न चाहते हो तो ये फंड से आ जाएंगे। आप 10,000 का अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो 12% के हिसाब से आपको 23 लाख इकट्ठा हो जाएंगे 10 इयर्स में, और 34 लाख इकट्ठा हो जाएंगे अगर आप स्टेप अप एसआईपी करोगे। ये टाइम पे जो भी स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स एसआईपी, उनका जो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा होता है। हमारा यही सुझाव है, लॉन्ग टर्म में इतना रिटर्न्स मिलना है 12%, 13%, तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें ताकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन सके। जी, तो बाजार तेजी में है, इसलिए ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए, लेकिन लंबी अवधि में एवरेज रिटर्न 12 से 13% ही आता है, तो उसी रिटर्न को आप मानकर निवेश कर सकते हैं। विकल्प आपको बता दिए गए हैं। प्रतिभा मैम, ये जो टॉप 4 फंड है वो आपने क्या चुने आज? जो टॉप 4 फंड है, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हमारा टॉप फंड होगा पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप में मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप जो चेंज हुआ है नाम मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप में, स्मॉल कैप में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, और कॉन्ट्रा वैल्यू ये कैटेगरी में इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड। जी, अच्छा प्रतिभा, एक बात और बताना, ये जो पीछे किताबें रखी है सब आप पढ़ते हो क्या? हम पढ़ते हैं, और हस्बैंड जो है मेरे से बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, एक टाइम पे 10-10 बुक्स पढ़ते हैं, मैं एक टाइम पे एक ही बुक पढ़ती हूँ। मतलब इतनी किताबें देखने के बाद ही समझ में आ रहा है कि किस लेवल की पढ़ाई होती होगी।
खैर बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी फंड्स पे बातचीत करने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंप्लीफाई करके हमको समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो फिलहाल अब योर मनी को यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। नमस्कार।